नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार शाम को बंगाल विधानसभा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर के न होने पर सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपा। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम में सीपीएम के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन बढ़त बना चुका है। वहीं यूडीएफ दूसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन तीसरे स्थान पर है। एलडीएफ 941 पंचायतों में 522 पर, 6 नगर निगमों में से 4 पर, 14 जिला पंचायतों में से 10 पर और 152 ब्लॉक पंचायत में से 112 पर बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद से साफ हो गया है कि केरल में भ्रष्टाचार से लेकर बाकी मुद्दों का मौजूदा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में भारतीय किसान यूनियन और कई अन्य किसान संघों को पक्षकार के रूप में बनने की अनुमति दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया और उन्हें कल तक जवाब देना है। कल इस मामले में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की बातचीत फेल हो जाएगी और ये जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। समिति बनाकर बातचीत से मसला सुलझाएंगे। जारी किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि किसान प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनेंगे, उन्हें किसानों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करें तो ये 5 मिनट में हल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया। सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल मॉडल बनाम यूपी स्कूल मॉडल पर बहस करना चाहते हैं। उन्होंने आकर यूपी के स्कूल देखने की चुनौती भी दी है। मुझे दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। सिसोदिया ने कहा, मैं यूपी के शिक्षा मंत्री को बता दूं कि मैं बहस करने के लिए 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहा हूं। आप बता देना कि योगी जी से बहस करनी है या उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से। हम यूपी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर खुली चर्चा करेंगे। बिहार में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ओवैसी ने यूपी में समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। आज इसी क्रम में उन्होंने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है और सपा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की तारीफ भी की। ओवैसी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की जुगत में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने मराठा आरक्षण पर बात की। इसके अलावा बीजेपी पर करारा वार किया। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि हम सेक्युलर हो गए हैं। उद्धव ने पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए फंड की घोषणा की और कहा, इससे उन्हें समझ आ जाएगा कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। उद्धव ने कहा कि राज्य में मंदिरों के संरक्षण के लिए अलग से फंड रखा जाएगा और महाराष्ट्र की संस्कृति को बचाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को रिपब्लिक मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खंचंदानी को टीआरपी स्कैम मामले में जमानत दे दी है। विकास खंचंदानी को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में कथित तौर पर छेड़खानी करने का आरोप था। खंचंदानी को रविवार को उनके घर से पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया था। विकास खंचंदानी के वकील नितिन प्रधान ने बताया कि कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। भारत में पिछले एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 26,382 नए मामले सामने आए हैं और 387 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 99,32,548 हो गई है और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या भी 1,44,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,32,000 के पार हैं। कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश में जर्मनी ने कड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसके तहत स्कूल और गैर जरूरी कारोबार बंद कर दिए गए हैं। नए प्रतिबंध 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। क्रिसमस के मौके पर इनमें कुछ ढील मिलेगी और एक घर 4 करीबी पारिवारिक सदस्यों के साथ त्योहार मना सकेगा। जर्मनी में मंगलवार को 14,432 मामले और 500 मौतें दर्ज की गई थी।
अमेरिका द्वारा तुर्की पर रूस में बने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। तुर्की ने पिछले साल ही रूस से ये मिसाइल डिफेंस प्रणाली हासिल की थी। वहीं पाबंदी के बाद तुर्की ने अमेरिका से उसके पक्षपातपूर्ण फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी पाबंदी से हमारे संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और वक्त आने पर तुर्की इसका बदला लेगा। बता दें, अमेरिका का कहना है कि रूस का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम S-400 नेटो के तकनीकी मापदंडों पर खरा नहीं उतरता और ये यूरो अटलांटिक गठबंधन के लिए खतरा है जो कि तुर्की खरीद रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।